हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे या फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी बोल दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, चैप्टर सेम है, उस पर सेकेंड लेक्चर है। और उसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, लूप्स में जब करंट चलता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे लिखा जाता है ना। एक्चुअली हम उसके एक्सिस पे ही देखते हैं, कहीं पे भी नहीं देख लेते हैं। कहीं पे भी देखना होगा तो वो बच्चों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम उसके एक्सिस पे ही देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप क्या होता है, मतलब कि कोई सर्कुलर लूप हो। हमको तो बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर लूप में क्या लगता है, या किताबों में भी क्या दिया रहता है, वही रिंग बना दीजिए। रिंग को ही तो सर्कुलर लूप बोल सकते हैं। तो एक रिंग बना देते हैं बच्चों हम लोग। ये कैसा रिंग है भाई कुछ अजीब टाइप का रिंग बन गया। देखिए, ये रिंग है और देखा जाए तो इसका एक एक्सिस होगा बच्चों। ये कोई एक्सिस होगा इसका, है कि नहीं। और इसमें बच्चों करंट इस तरीके से दौड़ रहा है, ऐसे करके करंट इसमें ऐसे दौड़ रहा है बच्चों। आई करंट किसी भी पी पॉइंट पे, इसके सेंटर से किसी भी पी पॉइंट पे बोला जा रहा है कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा बच्चों, बताइए। कल आपको याद हो तो हमने बच्चों फर्स्ट लेक्चर में ये भी बता दिया था कि कोई भी स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन आज हम लूप की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। इसको भी किया जा सकता है, एक ही चीज़ यूज करना है। बायट सेवर्ट लॉ बताया था, उसका यूज करके हम इसको भी ला सकते हैं, इसके भी ला सकते हैं। देखिए, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए बच्चों कहीं पे, क्योंकि हमको जब बायट सेवर्ट लॉ बताया गया था तो डीबी का वैल्यू जो बताया गया था म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब था। आई थिंक आपको याद होगा बच्चों। तो डी एल एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो करंट एलिमेंट इसी में से तो लेना होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, जो डायरेक्शन इसका करंट का होता है। ये सब चीज़ें तो पता ही होगी। तो कहीं पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गोल है ना, गोल है। और हम लोग ऐसे वर्टिकली रख दिए हैं, ऐसे करके पूरा गोल है बच्चों, ठीक है। 3D में समझिए। और यहाँ से इस पॉइंट पे P है, ठीक है। ये पूरा गोल है और यहाँ पे ये पॉइंट P है। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा DL एलिमेंट ले लेता हूँ, ये वाला। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन करंट का होगा, ठीक है। इसी तरीके से तो करंट जा रहा है बच्चों, करंट समझिएगा ऐसे जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में। और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका भी डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो इधर आएगा। देख लेते हैं फाइनल कैसे आएगा। डीएल ले लिया, फार्मूला में लिख देता हूँ बच्चों क्योंकि आपको घबराना नहीं है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। आर क्या होता है, जो डी एल होता है, और यहाँ से जो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उन दोनों को मिला देते हैं तो वो डिस्टेंस आर होता है। आई थिंक याद होगा आपको। तो इसको भी मिला देते हैं बच्चों। चलिए, मिला दिया हमने। तो ये जो यहाँ से हम लोग लेते हैं इसको ऐसे बोल देते हैं, यहाँ से अगर जा रहे हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो ये हो गया इसका आर वेक्टर, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, डीएल वेक्टर छोटा सा। तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर के लिए हमें चीज़ें मिल गई, ऐसे है और ये ऐसे है। ध्यान से समझना बच्चों, 3D में समझना है इसको। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अगर आप बता पा रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे है पूरा ये प्लेन में और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है। 3D में समझिए इधर है और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। तो 3D में दोनों के बीच का एंगल 90 ही है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ मिल गया। अब तो निकालने में बहुत ईजी हो गया, अब बाकी चीज़ें तो पता ही हैं। तो अब हम लोग पी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो है बच्चों वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग सकते हैं यहाँ पे डी भी छोटा सा कितना आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई, जिसको आई फ्लो हो रहा है, आई इंटू डी एल क्रॉस आर। तो डी एल क्रॉस आर करेंगे तो डी एल आर साइन
थीटा, मतलब साइन कितना है इनके बीच का एंगल 90 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब है। देख सकते हैं यहाँ पे एक आर, यहाँ पे आर क्यूब कटेगा तो आर स्क्वायर आएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो चीज़ें हमको सिंपली होते हुए दिख रही है। म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमको मिल गया। आर तो वेरी नहीं कर रहा है, करंट तो वेरी नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें कुछ वेरी नहीं कर रही है बच्चों। आई तो इसमें फ्लो हो रहा है, आर डिस्टेंस तो ये है, ये तो हर जगह पे वही डिस्टेंस होगा, कहीं से लीजिए, क्योंकि सर्कुलर लूप है ना बच्चों, तो हर जगह से तो वही डिस्टेंस आएगा। सर्कुलर लूप है, ये पूरा सर्कुलर है और ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से हर एक दूरी तो बराबर ही होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। म्यू नोट बाई 4 पाई, आई तो कांस्टेंट ही है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेट किसको करना है, डीएल को, तो पूरा भी मिल जाएगा पी पॉइंट पे। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल ये छोटा सा एलिमेंट इस करंट लूप पे था, ऐसे ही डीएल ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये डीएल 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 सबको ऐड कर देंगे तो पूरा दूरी नहीं मिल जाएगा। और ये पूरा सर्कुलर लूप का दूरी कितना होता है भाई, वही सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही तो होता है। हाँ सर पता है, तो सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई। इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। तो जो डीएल 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 छोटा छोटा सब ऐड करेंगे तो हमको पूरा इसको सरकमफ्रेंस मिल जाएगा 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फाइनल बी मिलेगा, जो कि हो जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल का हो जाएगा 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर वो हमें पता चल जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी हमें देखना है। तो हम लोग डीएल क्रॉस आर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमको मिल जाएगा। आखिरकार हम लोग ये डीएल क्रॉस आर किए तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा। तो ऐसे कर लीजिए, राइट हैंड थंब रूल, भले ही आपको कैमरा में मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा ये राइट हैंड ही है, ठीक है बच्चों। वो फ्रंट कैमरा है ना तो आपको लेफ्ट लगेगा, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये डीएल क्रॉस आर करेंगे, डीएल क्रॉस आर तो ऊपर ही तो आएगा ऐसे करके। ये ऐसे नहीं आ रहा है डायरेक्ट बच्चों, ये ऐसे आ रहा है, डीएल क्रॉस आर का ऐसे आ रहा है बच्चों, ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर है और ये इधर है तो ये थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है। अगर ये इसके प्लेन में होता आर वेक्टर ऐसे, तब ये परपेंडिकुलर आता है डीएल क्रॉस आर, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे बेंड होके आएगा, तो ऐसे करके आएगा इस इन दोनों एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। क्योंकि डीएल क्रॉस आर हम कर तो रहे हैं, डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं, ऐसे मिल रहा है, देखिए कुछ स्टेप्स मिलेंगे ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको डीबी ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब सोचेंगे कि अब क्या हो गया, अब कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे डीबी तो इस ऐसे मिल रहा है। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पे हमने डीबी ऐसे क्यों नहीं लिख दिया कि यही डीबी होगा। भाई ये थोड़ा सा नीचे है ना, ऐसे है, थोड़ा झुका हुआ है, इसी कारण से ये इधर झुक जाएगा। आप समझिएगा करके तो समझ में आएगा बच्चों, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ना कि यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा, इसका डीबी का कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, डीबी का साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। अगर ऐसा आ गया बच्चों तो एक एलिमेंट यहाँ लिया तो इसकी वजह से ऐसा बन गया सिस्टम यहाँ पे, वैसा ही एलिमेंट इसी के तरह यहाँ भी होगा। भाई इस ये ओ पॉइंट के अबाउट तो ये यहाँ है तो यहाँ है, सिमिलरिटी दिख रही है, ये यहाँ है तो अगला यहाँ भी इसके सिमिलर है, यहाँ है, यहाँ सब सिमिलर है, यहाँ है तो ये यहाँ है। तो जितना ऊपर है उसी का मिरर इमेज तो नीचे है, तो जैसा ऊपर बन रहा होगा उसी का तरीके का यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लेंगे तो इसके कारण क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर है और इसका कुछ इधर है,
तो ये डी एल क्रॉस आर करेंगे, डी एल क्रॉस आर करेंगे बच्चों, तो हमको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, है ना। ऐसे करके डी एल क्रॉस आर करेंगे, डी एल क्रॉस आर तो इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा। और ये एंगल भी अगर थीटा ही है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सिमिलर है, तो कॉस थीटा इधर आ जाएगा, फिर से डी बी का कॉस थीटा, और यहाँ पे डी बी का साइन ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, फिर से यहाँ पे इसके और इसके वजह से दोनों हट जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन डी बी कॉस थीटा इधर वाले की वजह से भी एक ऐड हो जाएगा। ओके सर, तो हमने बस ये एलिमेंट लेकर बताया है ऊपर नीचे का, उसी तरीका के हर जगह पे एलिमेंट है, यहाँ है तो अगला यहाँ है, क्योंकि पूरा गोल है ना भाई, तो एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, आमने सामने होगा। एक यहाँ है तो एक उसकी वजह से यहाँ होगा, एक यहाँ है तो इसकी वजह से यहाँ, यहाँ है तो यहाँ, आ रहे समझ में। और उसके कारण ये वाला चीज़ें हटती जाएगी साइन थीटा, क्योंकि नीचे बनेगा ना इक्वल एंड अपोजिट, हट जाएगा। तो बस कॉस थीटा सब में ऐड होता जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम जो शुरू में डी बी ले रहे थे ऐसे करके, ठीक है ये चीज़, लेकिन देखा जाए तो कॉस थीटा का भी टर्म आता रहेगा। सिर्फ हम ये नहीं लिख रहा है, हमें अब ये लिखना है, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है। हम बस ये लिख रहे थे ये वाला, लेकिन हमें इसको लेकर चलना है, क्योंकि ये तो हट जा रहा है, तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी बी का कॉस ऑफ थीटा आएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बी नेट जो आएगा वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी बी का कॉस ऑफ थीटा। आ रहा समझ में बच्चों, तब हमारे को पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे डी बी ये आ गया, अब हम लोग डी बी का कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी बी कॉस थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा भी तो अंदर ही रह जाएगा ना, क्योंकि कॉस थीटा भी तो थीटा एंगल ये है, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा। कैसे, देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये के बीच में भी एंगल 90 ही है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये ऐसे पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बच्चों। तो कॉस थीटा तो कांस्टेंट ही होगा ना भाई, कॉस थीटा तो कांस्टेंट ही होगा, 20/20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्टेंस हम लोग एक्स ही मान लेते हैं, एक्स दूरी पे है। चलिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा, तो कॉस थीटा अंदर ही लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। सब कुछ सिमिलर ही रहेगा, कॉस थीटा का टर्म लाना पड़ेगा। मैं शुरू में नहीं लिखा था क्योंकि आपको अभी समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे बी नेट आ जाएगा, है ना बच्चों, ये आ गया। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20r/, √, इसका वैल्यू कितना होगा, √r² प्लस x², r² प्लस x², सिंपल। इंटू डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2πr। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताइए ना, जल्दी बताइए। r² है यहाँ पे, और ये कितना था, ये भी तो r ही था, तो r का क्यूब बन जाएगा नीचे, μ0I इंटू 2πr² डिवाइडेड बाई 4π, r का क्यूब है, कट रहा है ना, 2π 4π 2r में, ठीक है। ये आ गया μ0I r² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। तो यह आ गया हमारे पास बी नेट का वैल्यू, बी नेट का वैल्यू हमारे पास आ गया, है कि नहीं बच्चों। अब ये चीज़ अगर हमारे पास आ गया है, अगर ये चीज़ हमारे पास आ गया है बच्चों, तो इस पॉइंट पे एक लूप की वजह से ये आया है ना, सर्कुलर लूप। तो ये एक ही लूप था ना, तो ऐसे एक और बगल में एक और लूप हो जाए, एक और लूप हो जाए, एक और लूप हो जाए, तो जितना लूप हो जाएगा उतना से गुना कर देंगे। 4 लूप है तो 4 से गुना कर देंगे। तो अगर n लूप्स हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फॉर n लूप्स बी नेट कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट आई एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एन लूप्स है, ठीक है। एन लूप्स में कुछ नहीं करना है, बस एन से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, है ना, एन से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। ये मच्छर उसका काट रहा है। ओके, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी पॉइंट पे, और ये निकाल लेंगे तो अब आगे हमारा चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कुछ नहीं करना है, सेंटर ऑफ द कॉइल करना है। इसका मतलब जो हमने ये लिया था, सर्कुलर लूप लिया था बच्चों, आपने तो देखा ही, उसमें ये वाला पॉइंट जो था पी पॉइंट किसी एक्स डिस्टेंस दूर पे था, ठीक है। लेकिन अगर ये ओ पॉइंट देखा जाए तो x इक्वल टू 0 पे है, और यही तो इसका सेंटर ऑफ कॉइल है। सेंटर ऑफ कॉइल तो यही है ना, सी से लिख दूँ क्या, सेंटर ऑफ कॉइल। यही तो सेंटर ऑफ कॉइल भी है, और ये इसका रेडियस तो कैपिटल आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, अगर हमको पता चल गया है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आ रहा था बच्चों, म्यू नोट आई एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको यही मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए सी पॉइंट पे, तो हम लोग x इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू घटते घटते यहाँ आ जाए तो ऑब्वियसली सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। म्यू नोट आई एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर के पावर में 3/2 है। x तो 0 हो गया, 2 भी कट गया, आर क्यूब नीचे आ गया, तो म्यू नोट आई एन आर तो कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2r। तो ये तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर n लूप्स। n लूप्स है तब है क्योंकि n का मल्टीप्लिकेशन है। अगर एक लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट आई, n का वैल्यू 1 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2r। और 1 लूप ऐसे लिख देता हूँ। एक लूप के लिए ये हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे मेरे को लग रहा है ऐसा सोच रहे हैं कि सर अगला अगर कॉइल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो ये इसका एक्स का दूरी तो कुछ घट जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। एक्स का दूरी थोड़ा घट जाएगा तो वो ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, वो जो बहुत कम दूरी पे होता है, देखिए ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, तो ऐसे ऐसे लूप बनता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो बहुत पास पास होते हैं तो उतना चेंज नहीं होता है, एक्स का वैल्यू बहुत थोड़ा सा ही घटता है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखा जाए तो एक्स पे डिपेंडेंट उतना है भी नहीं, है कि नहीं। जो हमारे पास आंसर आ रहा था ये आ रहा था, इसमें आर का टर्म आ रहा है, एक्स का स्क्वायर है बच्चों, मतलब कि यहाँ पे इसके बाद रूट लेंगे तो उतना वैल्यू चेंज नहीं होता है जनरली, समझ रहे हैं ना।
तो इसीलिए हम इतना नहीं सोचते हैं कि एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो सबके लिए तो एक एक लूप के लिए तो अलग अलग आएगा, तो एन से मल्टीप्लाई ही क्योंकि वो वैल्यू चेंज बहुत कम होता है तो हम उतना कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो एक लूप के लिए मैंने बता दिया ना, एक लूप के लिए सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बस सिंपल सा चीज़ था। हम चाहते हैं कि जो सर्कुलर लूप था उसके एक्सेस पे कहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हम ये चाहते हैं। एट व्हाट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप के एक्सिस पे किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसके लिए क्या किया जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं उसको डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के इक्वल टू पुट कर दो। जो पॉइंट आएगा वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, जो मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जो मैक्सिमा आएगा उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगा डी बी बाई डी एक्स, और जो मिनिमा होगा उसके लिए डी बी बाई डी एक्स वैल्यू मैक्सिमम आएगा। यही तो तरीका है। मैथ से तो हम लोग यही सीखे हैं ना बच्चों। सर मैथ तो नहीं आता है, तो बच्चों थोड़ा सा तो मैथ आना चाहिए। मैंने बेसिक मैथ्स भी बता रखा है, अगर आप जाकर देखें पहला लेक्चर जब हम लोग बेसिक शुरू कर रहे थे फिजिक्स में क्लास 11th में, तो आप बिल्कुल देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, उसको देख कर आ जाइए, सीख लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। तो मैक्सिमा या मिनिमम निकालना होता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स ही है और कुछ तो वेरी कर नहीं रहा है, किसी पॉइंट पे ये होता है। ठीक है, चलिए हम एक ही लूप के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये इतना है अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, आसान डिफरेंशिएशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए ऊपर तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, पूरा ये सब कांस्टेंट ही है, तो इसका वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, -3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2 इंटू ये पूरा आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना आ जाएगा बच्चों, -1 कर दूंगा ना, -1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -3/2 -5/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2, क्योंकि ऊपर चला गया है। इंटू में इसका अंदर चले जाएंगे डिफ्रेंशिएट करने, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें कट रही है तो काट दीजिए बच्चों, ये 2 इससे कट रहा है, तो ये चीज़ डी बी बाई डी एक्स हमारे पास जो आया है बच्चों, ये आया है, तो इसको जीरो के इक्वल टू पुट करेंगे तो देख सकते हैं एक्स का वैल्यू जीरो ही मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। यहीं पे कर देता हूँ, इफ इक्वेटिंग टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो मैक्सिमा या मिनिमा हमको एक्स इक्वल टू जीरो पे मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमको क्या मिलेगा बच्चों, एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे, यहाँ पे जीरो रख देंगे, जीरो लिख देंगे, पूरा ओवरऑल नेगेटिव मिल रहा है, सॉरी जीरो रख देंगे तो पूरा ही खत्म ही हो जाएगा, तो पूरा जीरो ही मिल जाएगा। तो जीरो पे एक ही पॉइंट मिलेगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा बच्चों। तो जीरो पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू जीरो हमने पुट तो कर ही दिया है, एक्स इक्वल टू जीरो यहीं पे तो किया है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया है तो हमारे पास वैल्यू ये आ गया है, ये आ गया है, मतलब कि सेंटर पे ही हमको मैक्सिमम मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम सेंटर पे ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be maximum
आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैक्सिमम ही क्यों आएगा यहाँ पे, मिनिमम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि x इक्वल टू जीरो है, जीरो रखने पे पूरा वैल्यू ही जीरो आ रहा है, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ही जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको थोड़ा सा नेगेटिव पे और थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू पे देखना पड़ेगा जाकर यहाँ पे, कि थोड़ा सा x नेगेटिव पे देखना पड़ेगा और x पॉजिटिव पे। तो उस टाइम पे देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आती है ना। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये मैक्सिमा का ही पॉइंट है। तो वो तो मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स में नहीं करते हैं थोड़ा सा कम जाकर थोड़ा सा ज़्यादा जाकर लिमिट का यूज करके, तो उस टाइप से करेंगे तो पता चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता है मैक्सिमा आ रहा है बच्चों वहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमा मिल रहा है x इक्वल टू ज़ीरो पे बच्चों। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, x इक्वल टू ज़ीरो पे ही हमको मैक्सिमा मिल गया। अगर हमको ग्राफ बनाना है तो कैसे करना होगा? ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सेंटर है, ये कोई P पॉइंट है, ये R है, ये X है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर भी पता है, म्यू नोट I डिवाइडेड बाई 2R, और यही तो मैक्सिमा है, यही तो मैक्सिमम है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं ग्राफ बना के। यहीं पे ग्राफ बना दे क्या बच्चों? यहीं पे सही रहेगा आई थिंक। ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ, ग्राफ सही रहेगा। देखिए सेंटर पे इसको मैक्सिमम मिल रहा है x इक्वल टू जीरो, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज x का ग्राफ है बच्चों। और देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड हमको सेंटर पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिल रहा है तो मैक्सिमम ऐसा नहीं दिखा सकते, यहाँ पे मैक्सिमम है ये। ठीक है, इसके बाद अगर x धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन स्लोली स्लोली घटेगा। चाहे हम x में पॉजिटिव में जाएँ या x में नेगेटिव में जाएँ, वैल्यू तो घटेगा ही। देख सकते हैं, क्योंकि x में पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो हम इधर जाएं या इधर जाएं, एकदम सिमिलरिटी चीज़ें चेंज हो जाएगी, है ना, बिल्कुल सिमिलर। इधर ऐसे है तो इधर भी ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वैल्यू घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, धीरे धीरे वैल्यू घटता जा रहा है ना बच्चों। अब घटते घटते कैसे घटेगा वो भी देखना होगा ना, कि ऐसे ही घटेगा या फिर ऐसे घटेगा कि ऐसे ही रह जाएगा। तो उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएशन की तरफ भी जा सकते हैं। डबल डिफरेंशिएशन क्यों? डबल डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिलता है, मतलब कि D2 डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों। थोड़ा सा मैथ्स ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन मतलब होता है D2x, D2b है ना, D2b अपॉन dx स्क्वायर होता है। मतलब कि जो db बाई डी एक्स हम लोग निकाले थे ना, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है बच्चों। तो जो हमने निकाला था वो कितना आया था, db बाई डी एक्स हमारे पास ये था पूरा। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अच्छा रहे। माइनस का 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, माइनस का 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में माइनस का 5/2 था। ये पूरा इसको डिफ्रेंशिएट करना है फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, माइनस का 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर कांस्टेंट है। अंदर वाला डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस का 5/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -1 कर देंगे तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 5 माइनस का 5/2 ऐसे रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा एक्स का। ठीक है,
तो अब इसको जो d2b/dx² आया है बच्चों, इससे हमको क्या पता चलता है ना, इससे पता चलता है कि कर्व जो बना है, जो ग्राफ बना है, वो कर्व कहाँ पे चेंज हो रहा है, कर्व हमें चेंज कहाँ पे आ रहा है। तो ये कर्व तो हमने बना दिया था, लेकिन कर्व में कहीं पे चेंज भी तो होगा, वही देखने आए हैं। और इसको अगर हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिलता है, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। d2b/dx² को इक्वल टू 0 कर देंगे तो यही हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पता चल जाएगा ग्राफ कहाँ पे चेंज कर रहा है, कहाँ पे उसका चेंज हो रहा है ना। स्लोप से नहीं बता पाइएगा यहाँ पे, dx/dt से db/dx से नहीं बता पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बस स्लोप चेंज नहीं है, यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 को इसको इक्वेट करते हैं, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो देख रहे हैं ये वाला चीज़ फिर इधर आ जाएगा, फिर ये ओके ओके, इक्वेटिंग टू 0 है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2x², 2 तो कट ही जाएगा यहाँ पे, तो 5x² आ जाएगा इंटू r² प्लस x² के पावर में माइनस का 7/2 इक्वल टू r² प्लस x² के पावर में 5 माइनस का 5/2। तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 5x² इंटू में ये इधर अगर डिवाइड कर दें तो r² प्लस x² के पावर में हो जाएगा बच्चों, उधर ले जाते हैं, 7/2 है, 5/2 है, तो 7/2 में से 5/2 घटा देंगे तो r² प्लस x² के पावर में कितना आ जाएगा, 1। ठीक है भाई, तो देख सकते हैं x² इधर आएगा तो 4x² हो जाएगा इक्वल टू r²। तो यहाँ से x का वैल्यू जो हमको मिल रहा है प्लस माइनस r/2 मिल रहा है। इतना करने के बाद हमें ये मिला, तो ये पॉइंट ऐसा है, उस पॉइंट पे ग्राफ चेंज हो रहा है ना, ग्राफ में कर्व चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये है r/2 माइनस का और ये है r/2 प्लस का, x इक्वल टू ये है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसा करके, और जैसा इधर शिफ्ट हुआ है वैसा ही इधर शिफ्ट होगा। आ रहा है समझ में बच्चों। और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, बी मैक्स मिल रहा है, जिसका वैल्यू कितना है, μ0 डिवाइडेड बाई 2r। आई थिंक क्लियर होगा। अब चाहे तो ये वैल्यू भी रख के यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि बी कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब बी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, बी एट x इक्वल टू r/2, तो वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ये ऐसा किया जाता है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं, इसमें घबराना नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन करके 0 करते हैं तो हमें वो पॉइंट मिलता है जहाँ पे ग्राफ का कर्व चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड था, यहाँ पे ये कॉनकेव अप हो गया है ना। और इसका वैल्यू प्लस माइनस r/2 रख कर भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम इसका वैल्यू इसमें रख दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कॉनकेव अपवर्ड बनेगा या कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। अगर हम लोग पॉजिटिव का r/2 रखते हैं, मतलब कि उसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, निगेटिव आ रहा है इसका वैल्यू इसमें रखने के बाद तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। देख सकते हैं अगर r/2 हमने रख दिया प्लस का r/2, प्लस के r/2 पे हमको क्या मिल रहा है, एक निगेटिव यहाँ पे था और ओवरऑल यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई है, तो इससे तो ज़्यादा ही है, इससे तो ज़्यादा ही है। तो ओवरऑल ये नेगेटिव है और बाहर नेगेटिव, दोनों का गुना करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब कि हमको नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि कॉनकेव अपवर्ड टाइप बनेगा, तो ये कॉनकेव अपवर्ड टाइप ही तो है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड मतलब अपवर्ड टाइप ही तो है, अपवर्ड ही तो है बच्चों, है ना। ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ऐसे अपवर्ड बन गया, है ना। तो ग्राफ ऐसे बनाना रहता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। इसको वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, पॉजिटिव ही आएगा ये पूरा, या ये पुट कीजिए या ये पुट कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं बच्चों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना।
मैग्नेटिक फील्ड एट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये तो बहुत ईजी है। अगर हमने ये चीज़ ले लिया और ये बोल रहा है कि इसके सेंटर से कभी कभी हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे, तब क्या वैल्यू आएगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू ये बहुत दूर चला गया और ये आर का वैल्यू छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि एक्स इज़ वेरी 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 लार्ज देन आर। तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2 होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स बहुत बड़ा हो गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर का, यहाँ पे एक्स का क्यूब बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर में 3/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे x का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और r का वैल्यू छोटा है तो ये लगभग लगभग जीरो की तरफ जाएगा, है ना, ये लगभग लगभग जीरो की तरफ जाएगा। तो इसका लगभग लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का क्यूब। अब अगर आगे देखना है, आगे देखना है, मतलब कि अगर ये ऐसा हमने बना दिया और बोल रहा हूँ मैं कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, यहीं पे है, ये x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है और ये r का वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। हियर r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, ऐसे हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड x पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो x पॉइंट पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे x बहुत छोटा है बच्चों, है ना, तो आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर आर का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, का होल के पावर में 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो r जो है ना, r है जो बच्चों, ये 1 के कंपैरिजन में ये चीज़ बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि r बहुत बड़ा हो गया इस बारी और x डिस्टेंस बहुत ही छोटा है और यहाँ पे x ही वेरिएबल है। तो इसको हम बाइनोमियल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा करके नहीं कर सकते हैं। देखिए ये म्यू नॉट आई, एक r कट जाएगा तो 2r बचेगा नीचे इंटू में, ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहाँ का आ रहा है, ये तो सेंटर का आ रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इंटू में 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं ऐसे। बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया बाइनोमियल करके, यहाँ पे है ना बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल ही एक्स है ना, वेरी ही एक्स कर रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं किए हैं, है ना, इसीलिए हम इसको नहीं किए हैं, ऐसे ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, बस ये करने का तरीका था। देखिए हेमिल्टन क्या बोलता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी है बच्चों हम इसको देख लेते हैं यार। दिस इज द सेटअप ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल ऑफ द सेम रेडियस सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू देयर रेडियस। दो कोएक्सियल कॉइल्स होते हैं, मतलब कि देखिए मेरे को तो पता ही है, ऐसा होता है और एक और बिल्कुल सिमिलर होता है, कॉपी कर लेता हूँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस के बराबर होता है, ऐसे होता है बहुत पास पास। ठीक है, इसका सेंटर यह है, इसका सेंटर यह है, दोनों में सेम रेडियस सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ऐसे करंट हो रहा है तो ऐसे इसमें आ रहेगा। ओह माय गॉड,
ऐसे जा रहा होगा, इसमें भी करंट ऐसे ही जाता है तो करंट ऐसे आता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस के बराबर है। तो इसका भी रेडियस आर ही है, इसका भी रेडियस आर ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे द कॉइल आर यूज टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट रेंज विच इज ऑब्टेन बिटवीन द कॉइल्स। बिटवीन द कॉइल्स मतलब सेंटर में बात कर रहा है, तो ये सेंटर इसका 1 है, ये सेंटर 2 है, ये सी है। ठीक है, और ये पूरा दूरी आपको पता है ना बच्चों, ये पूरा दूरी तो बोल दिया है कि आर ही है। तो ये छोटा सा दूरी इनके बीच का कितना हो जाएगा? r/2। सब कुछ तो पता ही है, बस हमको पता करना है कि इसी पॉइंट पे कैसे चीज़ें आ रही है, क्या आ रही है। अगर देखा जाए तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा करके इस डायरेक्शन में ऐसे, इसका भी इस डायरेक्शन में ऐसे। थंब को ऐसे रोटेट कीजिए ना, सॉरी फिंगर्स को ऐसे कर लीजिए, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से भी इधर ही आ रहा है, इसके वजह से भी इधर ही आ रहा है। नेट हमको ऐड ही करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, दोनों में करंट सेम जा रहा है कि नहीं ये हमको नहीं दे रखा है, तो हम क्या करें, दोनों को सेम माने या नहीं माने? सेम मान के ही सोल्व करते हैं बच्चों, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 ऑन सेंटर ऑन सी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? r/2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बच्चों? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 5 आर स्क्वायर, 5 आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो r/2 का स्क्वायर का पावर में 3/2, और यहाँ भी 5 के पावर में 3/2। ये तो कट जाएगा, हमको आ जाएगा म्यू नॉट आई, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 के पावर 2 इंटू 5√5 ही आ जाएगा यहाँ पे इंटू आर। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से सी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से सी पॉइंट पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5√5 इंटू आर। तो यहाँ पे दोनों की वजह से इसके और इसके वजह से हम लोग बी नेट भी निकाल सकते हैं। बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? ऐड कर दीजिए। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 5√5 टाइम्स ऑफ आर, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। सी पॉइंट पे हमको मिल गया ये चीज़ आ जाएगा। इसको ग्राफ भी बना लेते हैं यार, अब आ गए हैं तो ग्राफ बना ही लेते हैं बच्चों, है ना। ये ऐसे होता है एक इसी का कॉपी। ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, है ना बच्चों। ये यहाँ पे C था, ये C1 था, सॉरी C1, और ये C2 था, ऐसा ही था ना बच्चों। हाँ, और यहाँ से ये डिस्टेंस जब ये आता है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस इसका कितना होता है, और ये डिस्टेंस इसका कितना होता है बच्चों? ये x इक्वल टू माइनस का r/2 होता है, x इक्वल टू r/2 होता है। अगर ये ग्राफ ऐसा है तो हमको तो पता है कॉइल की वजह से क्या होता है, इसके सेंटर पे मैक्सिमम हमको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके सेंटर पे मैक्सिमम बनाएंगे तो कुछ मैक्सिमम मिलेगा, वैसा ही इसको भी मिलेगा।
यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम तो कुछ ऐसा ही जाता है बच्चों, है ना। मैक्सिमम है तो कुछ तो ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कहीं पे मिलता है ये पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये यहाँ पे जीरो है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे दोनों मिलेगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाता है। आई थिंक इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये ग्राफ ऐसे तो बनेगा ही, इसके लिए ये ग्राफ ऐसे तो बनेगा ही। दोनों को देख लीजिए कहाँ पे मीट कर रहा है ना। यहाँ से इसकी दूरी कितना है, r/2 ही तो है, और r/2 ही पे तो चेंज होता था, इन्फ्लेक्शन आता था, r/2 पे ही तो आता था इन्फ्लेक्शन बच्चों, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसके लिए इधर से ये r/2 ही तो है ये दूरी, और इधर भी ये r/2 ही तो है। तो ये देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा, इसके लिए ये r हो जाएगा, है ना, प्लस r, ये माइनस है। तो सिंपल है भाई, ऐसे कर सकते हैं, है ना बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। तो इस बारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको कितना मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है ना बच्चों। O1 ये हो गया O, और ये हो गया O2, O1 O2, ये सब जो है ना, ये सब बारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेंगे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बहुत ईजी है यार, करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला था, यहाँ पे क्या हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला था, यहाँ पे तो मैक्सिमम ही मिलता है, यहाँ पे तो मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, उतना ये चीज़ आता तो नहीं है बट मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। सर अब यही तो बता रहे हैं, तो वो बच्चों सर्कुलर रिंग टाइप का ही था, और उसका अगर छोटा सा पार्ट ले ले तो आर्क हो जाएगा। तो उसी की वजह से देख लेते हैं, पहले तो रिंग की वजह से देख लेते हैं। अरे सर वो तो देख चुके हैं, देख तो चुके हैं बच्चों, लेकिन एक बार और देख लीजिए, है ना, थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल पीछे का ही केस है, ये सेंटर वो है, सेंटर सी ले लेता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल पीछे का ही है, कुछ इसमें अंतर नहीं है बच्चों। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें करंट ऐसे बह रहा है, आई करंट ऐसे चल रहा है। तो हमको तो पता क्या है, डी बी इक्वल टू बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट बाई 4 पाई, वहीं पे आ जाता हूँ, आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, यही तो होता है, आपको पता होगा। अगर डी एल छोटा सा एलिमेंट यहाँ फिर से अगर हम लेना चाहें, तो डी एल छोटा सा एलिमेंट देखिए यही तो है, जिसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, और इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से ये दूरी ले लीजिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आर रेडियस, है ना, आर वाला, और ये हो गया डी एल, ये डी एल वेक्टर आर वेक्टर दोनों के बीच का एंगल फिर से 90 है। ओके सर, तो डी बी हम लोग फिर से लिख सकते हैं ना बच्चों, डी बी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर करेंगे तो डी एल आर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे कितना आ जाएगा बताइए बताइए, आर का क्यूब, और साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ पे जैसे हम लोग शुरू में सोच रहे थे किसी पॉइंट पी पे था, है ना, ऐसा करके कोई पी पॉइंट पे था, तो हम देख रहे थे यहाँ से ये दूरी कितना था, और यहाँ पे एंगल भी देखना पड़ रहा था कि कॉस थीटा आ रहा है कि साइन थीटा। यहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर का ही पॉइंट है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, आउटवर्ड बन रहा है, आउटवर्ड बन रहा है, तो सब की वजह से यहाँ पे कितना ऐसे हो जाएगा, आउटवर्ड बनेगा। ठीक है, सेंटर पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों। ठीक है, डी भी आ गया,
इंटीग्रेट कर देते हैं। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट है, करंट बह रहा है वो भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, डीएल आ गया। इंटीग्रेट कर देते हैं तो बी पॉइंट पे हमें सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू डी एल। डी एल का इंटीग्रेशन फिर से वही बात कैसे होता है, ये पूरा एंगल जो यहाँ पे कवर हो रहा है 360 मतलब 2 पाई, और इसका रेडियस आर, 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर था बच्चों, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। और इस सर फिर से तो वही आ गया, और यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ क्योंकि आउटवर्ड आ रहा। क्यों कर रहे हो सर बार बार, ये तो बता चुके हो। तब बता चुके हैं तो अब खुद से कीजिए बच्चों, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, कर लिए बच्चों, करिए। इसमें आपको करंट दे दिया है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है और ये सेंटर सी है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर सी पे कितना होगा, कुछ नहीं करना है भाई, जैसे पीछे किया था वैसे ही करना है। आपको पता है सब कुछ तो वैसे ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है ऐसे होता है, किसी एक एलिमेंट डीएल लेंगे यहाँ पे जो हम लोग छोटा सा एलिमेंट डीएल लिए थे, और फिर उसी को इंटीग्रेट करिए तो डीएल डीएल मिलकर पूरा ये इतना लेंथ आ गया था। अब जो डीएल यहाँ पे छोटा सा लेंथ लेंगे हम लोग, ठीक है, उसका डायरेक्शन इधर ही है, और ये आर का डायरेक्शन फिर से इधर ही है, तो सब कुछ तो वही रहेगा। डीएल क्रॉस आर करेंगे ये वही आएगा, फिर यही आएगा, यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ तक तो वही रहेगा, जो जैसे किया वैसे ही। तो अब अगर हमको करना है तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर भी कॉन्स्टेंट ही है, कैपिटल है तो आर स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू डी एल। इस बार डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी एल कहाँ से, डी एल कितना आ जाएगा यहाँ पे डी एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई। ध्यान से देखिए ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पूरा पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई इंटू आर रेडियस। ऐसे भी हाफ सर्कुलर रिंग होता है तो उसका सरकमफ्रेंस आधा ही तो हो जाएगा, तो आधा ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बी का वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे आपको देख सकते हैं आप लोग, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर आ रहा है, ये आ गया, और वही डॉट आएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं यार, काफ़ी इजी है बच्चों, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो आर्क भी ले सकते हैं, जो आर्क हम बोल रहे थे ऐसे ले लीजिए आर्क, छोटा सा आर्क ऐसे, किसी सर्कल का एक आर्क है ना। तो इसमें अगर करंट बच्चों ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये ओ है, सॉरी सेंटर सी है। देखा जाए बच्चों, अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, ये आर रेडियस है, यहाँ पे ये पूरा लेंथ इसका कितना है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो जो डीएल है वो लेंथ कितना है, हमने आपको बताया था आर्क लेंथ क्या होता है, वही थीटा इंटू रेडियस, यही तो होता है, पीछे तो हम वही करते आ रहे हैं। तो थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस, थीटा आर, खत्म, यही तो होता है। और थीटा को हमको रेडियन में रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तो हो गया भाई, फिर से वही डी बी बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कर देंगे, तो हमको बी मिल जाएगा सी पॉइंट पे, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल कितना हो जाएगा, थीटा टाइम्स ऑफ आर। तो ये आर आर कर जाएगा, ये जनरल इक्वेशन ही आ रहा है, जनरल ही फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, है ना, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये एक जनरल आ गया बच्चों, जनरल फार्मूला आ गया जो सब में रखने पे आंसर दे देगा। शुरुआत में हमने क्या देखा था, 2 पाई एंगल के लिए पूरा सर्कल के लिए, तो यहाँ पे 2 पाई रख देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, यही तो आया था म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर पाई रख देंगे तो ये आ जाएगा
इसके लिए पाई रखेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, सब कुछ वही आया था। देख रहे हैं, अब हमने जनरल इक्वेशन निकाल लिया, ऐसे करके इसमें पुट करते जाइए, आपको मिलता जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से भी देख सकते हो, जो काफ़ी इजी इजी चीज़ें हैं, आप सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ऐसा कुछ भारी इसमें टफ नहीं है, ठीक है। और आगे क्या लाया हूँ मैं, अच्छा कॉन्सेंट्रिक के लिए लाया हूँ। तो ऐसे ही चीज़ें करना होता है इसमें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी डॉट ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स अगर है हमारे पास, तो कॉन्सेंट्रिक है तो भाई कैसे भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं ऐसे है, और बड़ा बना दो। कॉन्सेंट्रिक कैसे भी हो सकता है, लेकिन मान लेता हूँ कि पहला ऐसा है, और भी लूँगा केस, ठीक है। दूसरा कॉन्सेंट्रिक ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अलग कर दूंगा, ठीक है। इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन में ले लिया है अपन। दोनों का कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर सेम होगा, इसका रेडियस R1 होगा, इसका रेडियस R2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही हमको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, तो बताना इजी है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्रॉस आएगा, इसमें भी क्रॉस आएगा, तो सेंटर पे जो आएगा यहाँ पे क्रॉस आता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों को ऐड ही करना होगा, क्योंकि दोनों की वजह से क्रॉस ही आ रहा है। तो पहले की वजह से सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2R, हमने पढ़ा है, 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस म्यू नॉट आई बाई 2R2 सिंपल। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, सिंपल, और क्रॉस आ जाएगा, निकल गया बच्चों, इतना आसान है। यहाँ पे देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे कितना होगा, एक की वजह से क्या होगा, इसके वजह से डॉट आ जाएगा, और एक की वजह से क्या आएगा बच्चों, क्रॉस आ जाएगा, देख सकते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1, इसके वजह से हमारे पास क्या रहा था, इसके वजह से क्या रहा था, जल्दी बताइए बच्चों, ऊपर की तरफ डॉट आ रहा था, प्लस म्यू नॉट आई, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम लोग आई आई लिख रहे हैं बार बार। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R2, इसकी वजह से क्रॉस आ रहा था। तो क्रॉस ज़्यादा है कि डॉट, जो ज़्यादा है उसका साइन डोमिनेट करेगा बच्चों। देखा जाए तो ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि R1 छोटा है तो ये ओवरऑल बड़ा कर देगा R2 बड़ा है तो ये छोटा कर देगा, तो डोमिनेट क्या करेगा, डॉट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2 हो जाएगा, और ये डॉट डोमिनेट करेगा। भाई जो बड़ा है उसी में से तो घटाएंगे, है कि नहीं। और घटाएं क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा था। यहाँ पे जोड़े क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πR इंटू थीटा। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सेंटर पे किसी भी आर की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान देना है। तो आर कम होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ज़्यादा होगा, वही मैंने यहाँ पे किया है। ये तो कॉन्सेंट्रिक लूप्स था, लेकिन एक और तरीके से कॉन्सेंट्रिक हो सकता है। कैसे भाई, अरे भाई ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे है और ये ऐसे भी हो सकता है ना, दो कॉन्सेंट्रिक ऐसे भी तो हो सकते हैं। दोनों का सेंटर यहाँ पे भी तो सेम है, लेकिन एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है।
इसका कुछ ऐसे रेडियस है, इसका कुछ ऐसे रेडियस है, ये 1 है, ये 2 है। तो बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए ना, क्या दिक्कत है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और दोनों में करंट सेम ही है, I1 I और I। ठीक है, इसका रेडियस ये R है, इसका रेडियस भी R है। तो R1 R2 कर देता हूँ, या दोनों सेम ही रहने दो, सेम ही रहने देता हूँ, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। ये यहाँ पे सेंटर है बच्चों, ठीक है। तो देखना है पहली बार इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तो करंट ऐसे बह रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और इसकी वजह से करंट ऐसे बह रहा है तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो हमारे को मिल रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, सॉरी 2 है ना ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 की वजह से और 2 की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2, 1 कितना होगा, 1 दिखा जाए तो इस लूप की वजह से है, तो म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R1। इसको R1 R2 ले लेता हूँ भाई, दिक्कत ना हो जाए। इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस का आई कैप प्लस म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R2 है। इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, अरे यार क्या लिख दिया, V1 की वजह से नीचे की तरफ है तो माइनस का जे कैप है ना, और इसके वजह से किधर है, माइनस का आई कैप है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो देखा जाए तो दोनों भाई अब ऐसे है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट आई कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई 2 इंटू √1/R1 का स्क्वायर प्लस 1/R2 का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर सम तो ऐसे ही करते हैं ना, तो बी नेट आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, आ गया आंसर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखना चाहें क्वेश्चन को, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर कॉइल मेड बाय द सेम लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल आसान है भाई, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से, तो सेंटर पे क्या होता है, अभी मैंने बताया म्यू डिवाइडेड बाई 2R, और इसी को यूज करके हम लोग बना दिए हैं एक सर्कुलर, सॉरी एक स्क्वायर लूप, ठीक है। इसके भी सेंटर पे कुछ होगा, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें एक के वजह से निकाल लेंगे तो सबके वजह से आ जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे एंगल भी सेम बन रहा है यहाँ से, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए का है, तो यहाँ पे पूरा इसका सरकमफ्रेंस 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा सरकमफ्रेंस 2πr हो जाएगा। और दोनों को सेम ही तरीके से बनाया गया है, सेम लेंथ से बनाया गया है ना बच्चों। तो दोनों का लेंथ सेम कर देते हैं, 2πr इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, सिंपल। इसमें रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, ये दूरी a/2 है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ मैं ओ पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट बाई 4πI/r, दूरी कितना है, a/2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो दोनों तो थीटा तो इक्वल ही है, दिख रहा है कि नहीं, ये एंगल इक्वल ही है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा इंटू साइन थीटा। कितना एंगल बनेगा, 45, तो साइन 45 1/√2 ही होता है। सब इजी है बच्चों, आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर, तो ये कट जाएगा √2 पर,
ओ पॉइंट पे कितना आ रहा है, म्यू नोट आई 2√2 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। ये एक वायर की वजह से मैंने निकाला, इसके वजह से। ऐसे ही ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 4 से गुना कर दो भाई, ये हो जाएगा बी नेट। सिंपल, ये कट रहा है 4 बार। टू रूट टू आ रहा है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पे ये आ रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो बी सी डिवाइडेड बाई बी ओ कर दीजिए, बी नेट कर दीजिए। म्यू नोट आई बाई 2r इंटू नीचे आ जाएगा 2√2 म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए। म्यू नोट आई तो उड़ जाएगा भाई। अब क्या बचेगा हमारे पास बच्चों, आर के जगह पे नहीं, ए के जगह पे रख देता हूँ, पाई आर बाई 2 आ जाएगा ना, पाई इंटू ए के जगह पे रख देता हूँ पाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 4√2 टाइम्स ऑफ आर, आर आर कट जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8√2 आ रहा है भाई, है ना बच्चों, पाई स्क्वायर बाई 8√2। तो आंसर तो है हमारे पास, यही है। इजी है बच्चों, आप लोग ये कर सकते हैं खुद से, ये और इजी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बायोट सेवर्ट लॉ से अगर चले हम लोग, तो इस करंट, ये करंट की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि हमको नेट पूछ रहा है ना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो अगर इसका चलने का डायरेक्शन ऐसे है और ये पॉइंट ओ यहीं पे है, तो अगर हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ में बोलते हैं कि डीएल क्रॉस आर, तो भाई डीएल एलिमेंट यहाँ लेंगे और आर भी एलिमेंट ऐसे ही लेना होगा। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि एंगल देख रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल जीरो बन रहा है ना, तो इसकी वजह से तो नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो करंट कैरिंग वायर होते हैं, अगर उसी के एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट दे दिया तो उसकी वजह से नहीं आता है। तो ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी जा रहा होगा, इसकी वजह से तो नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे, आएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। और हमने बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा वो पॉइंट पे, यहाँ पे म्यू नोट आई। देखिए अगर नहीं भी याद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या पढ़ा है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, सॉरी आई बाई आर इंटू थीटा। थीटा कितना बच्चों, पाई है, पाई पाई काट दो, कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4r। नहीं याद आता ऐसा कर लीजिए, है ना। देखिए फिर से वो पॉइंट पे क्या होगा, ये फिर से ये चलते चलते यहीं पे पहुंच जा रहा है और ये इधर से ही जा रहा है, तो एक्सिस सेम नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से तो नहीं होगा भाई, सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से। और यहाँ पे डायरेक्शन देखा जाए तो ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए रहेगा वो पॉइंट पे। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके वजह से क्रॉस आएगा, इसकी वजह से डॉट आएगा, ठीक है, इसके वजह से क्रॉस आएगा, इसके वजह से डॉट आएगा, तो ज़्यादा कौन होगा, क्रॉस होगा, तो उसमें से माइनस करना है, क्योंकि रेडियस कम है, रेडियस कम रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आता है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से वही म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, माइनस का म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। यहाँ पे म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2, और डायरेक्शन क्या डोमिनेट करेगा, क्रॉस, क्योंकि रेडियस छोटा है, लेकिन आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, फिर से ये जाते जाते यहीं आ जा रहा है और यहीं से जा रहा है, तो एक्सिस से होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पे आएगा ही नहीं, ठीक है भाई, नहीं आएगा तो क्या करें। तो इसकी वजह से क्रॉस आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से डॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से क्रॉस ज़्यादा है, तो फिर से बी नेट कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ R1, और इसकी वजह से R2 है, ठीक है। तो R2 की वजह से तो बच्चों देख सकते हैं, R2 जो बड़ा वाला रेडियस है उसकी वजह से डॉट आ रहा है, इसकी वजह से क्रॉस आ रहा है, तो ये भी तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये भी तो बिल्कुल वैसा ही हो गया लग रहा है, माइनस म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई
4 टाइम्स ऑफ आर टू। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आंसर हो गया। तो आप निकाल सकते हैं, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस दिया रहता है बुक्स वगैरह में, आप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों। स्क्वायर लूप दिया है, ए बी सी डी, एज लेंथ है, रेजिस्टेंस इन द वायर ए बी सी इज आर, ए सी डी में 2 आर। अच्छा अच्छा, ए बी सी में आर और ए सी डी में 2 आर, रेजिस्टेंस दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा अच्छा, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, बता सकते हैं बच्चों। देखिएगा, आपको अगर लिखना होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तो हम लोग कैसे करते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई दूरी आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, कुछ इस टाइप से ही तो करते हैं हम लोग, है ना। हमें तो पता होना चाहिए इसमें करंट जा कितना रहा है। म्यू नोट बाई 4 पाई आई लिखते हैं तो करंट जा कितना रहा है, इस बार दोनों में सेम नहीं जाएगा, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखा है बच्चों, है ना। रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखा है तो कैसे होगा, करंट भी अलग अलग जाएगा, ऐसे जाएगा इधर करंट, इधर कुछ जाएगा। ठीक है, इसमें करंट मान लेते हैं I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है। दोनों का देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पोटेंशियल AC का तो सेम है ना। तो दोनों का हमको देखा जाए तो दोनों का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में करंट जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर देखा जाए, तो अगर रेजिस्टेंस ये इस सी में दिया हुआ है हमको आर, तो इसमें करंट आ ही जाएगा। इसमें करंट कितना जाएगा, ये कुछ करंट हम लोग आई कैपिटल आई मान लेते हैं, है ना, ताकि गड़बड़ नहीं। तो I1 का वैल्यू तो आई हो जाएगा उसी तरीक़ा से। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। मैं ये कैसे लिखा बच्चों, मैं ये कैसे लिखा आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल दोनों की तरफ सेम है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, ए से जाए या ऐसे जाए, ABC से जाए या ACD से जाए, ADC से जाए, तो पोटेंशियल तो सेम है, तो इसका भी वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो पहला वाले में देखिए I इंटू आर कर देंगे तो वही आ जाएगा। दूसरे में I/2 इंटू 2R है, देखे है ना, इसमें तो 2R है, तो इंटू में 2R कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा तो IR आ जाएगा, फिर से वही। इसीलिए मैं बोला कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, अब कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग कर सकते हैं। अब स्ट्रेट वायर है तो ऐसे है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की वजह से क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, आई डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है, सब में तो वही होगा। लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ पूरा स्क्वायर लूप है ना, तो एज लेंथ है तो ये A/2 हो जाएगा, A/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई/4 होगा, तो ये √2 ही आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, ऐसे आएगा। क्रॉस डॉट देख सकते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितना जा रहा है बच्चों, कैपिटल आई हमने लिखा है, आई डिवाइडेड बाई दूरी कितना है, A/2 है, इंटू यहाँ पे तो √2 ही आ जाएगा, और इसके वजह से क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, और सिमिलर हो जाएगा, सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड BC की वजह से। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हम लोग निकाल लेते हैं AD, वो कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, तो यहाँ पे I/2 है, इंटू R जो कि पता है हमको A/2 है,
इंटू √2 आ जा रहा है, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और सेम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DC की वजह से, और यहाँ पे डॉट आएगा। देख सकते हैं जो बड़ा होगा उसको हम लोग लिख देंगे। बड़ा तो AB और BC वाला ही लग रहा है, तो डोमिनेट क्रॉस करेगा, सिंपल सी बात है। तो B नेट कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देना पड़ेगा, तो कॉमन ले लेते हैं, μ0/4 कॉमन ही है, इंटू I/A भी कॉमन ही है, इंटू 2√2 भी कॉमन ही है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 - 1, ये तो आ गया। कितना आ रहा है बच्चों, √2 μ0/2 I/A, ठीक है, I/A आ रहा है। और हमको पता है अगर I के टर्म में लिखना है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, I + I/2 भाई जो आ रहा है वही तो इन दोनों है, तो 3I/2 हो जाएगा। देख सकते हैं I का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2I/3 हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं, √2 μ0, I का वैल्यू कितना है, 2I/3 डिवाइडेड बाई 2πA, फिर से 2 कट जाएगा, √2/3 टाइम्स ऑफ μ0 I डिवाइडेड बाई पाई आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कितना कौन डोमिनेट कर रहा था बच्चों, मैंने बोला था ना क्रॉस डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर तो B दिख रहा है हमें, है ना, ठीक है। आ गया आंसर, बहुत ईजी है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, काफ़ी ईजी सा सवाल। सेल दिया रहेगा जो AC सर्कुलर कंडक्टर ABCD के सेंटर O विथ एन एंगल AOC दिया रखा है। B1 B2 मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे है ड्यू टू ABC और ADC की वजह से। ABC, एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ, ABC ये वाला है, ये B है, ठीक है, ABC ये वाला है, ADC ये है। तो B1/B2 पूछ रहा है, B1/B2 पूछ रहा है। ABC की वजह से देखा जाए, ABC में लेंथ बड़ा हो जा रहा है, ABC में लेंथ बड़ा हो जा रहा है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, μ0 I डिवाइडेड बाई 2R होता है, यही तो हमने पढ़ा है सिंपल सा बात है। देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जो करंट इधर से आ रहा है वो I2 इधर है या I1 इधर जा रहा है, दोनों सेम होगा I1 × नहीं, देख लेते हैं कौन सा सेम नहीं होगा। तो I = ΔV/R, ΔV/R होता है, डेल्टा भी दोनों में सेम है। R = क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, ρL/A होता है, दोनों का रो सेम होगा, लेंथ अलग अलग है और एरिया भी सेम है, तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी करके ΔV/लेंथ भी लिख सकते हैं। तो करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, क्योंकि दोनों में डेल्टा भी सेम है भाई, A से C, इधर से जाओ इधर से जाओ, वोल्टेज तो वही आएगा। तो जो यहाँ पे करंट है ना बच्चों, जो ये करंट है वो यहाँ पे लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग B1 लिख सकते हैं ऊपर पे μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो आर्क अलग अलग है ना भाई, आर्क अलग है तो फिर ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये तो सेंटर पे होता था आर्क अलग अलग है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ B1 कितना है बच्चों, μ0/4 I बाई रेडियस R इंटू थीटा। थीटा कितना है बच्चों, थीटा कितना है 300 डिग्री। 300 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, π/3, तो 5π/3 5 × 36, ठीक है। B2 कैसे लिख सकते हैं, ये I1 था, μ0/4 I2/R इंटू π/3, इसकी वजह से ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से नीचे आ रहा है, इसकी वजह से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसे डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस। हमको तो रेशियो लेना है,
तो B1/B2 का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? I1 सब तो कटता हुआ दिख रहा है, I1/I2 कितना होगा? L1/L2, I1/I2 मतलब L2/L1 इंटू 5π/3 डिवाइडेड बाई π/3। L2/L1 लेंथ L2 कितना है? L2 लेंथ ये है, तो लेंथ को कैसा लिखते हैं हम लोग? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है? π/3 इंटू रेडियस आर ही है। इसका लेंथ कितना है? 5π/3 इंटू रेडियस आर इंटू में 5π/3 डिवाइडेड बाई π/3। ये इससे उड़ा, ये इससे उड़ा, आर उड़ा, एक ही आ रहा आंसर। सिंपल सी बात है बच्चों, करिएगा तो सवाल आपसे होगा। भले ही टाइम लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा ही, कुछ चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती है। कहीं भी चले जाइए, कोई भी फील्ड में टाइम देना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो, है ना। तो मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, है ना बच्चों। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।